हिंदी क्लब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 7 का हिस्ट्री अध्याय 3 दिल्ली के सुल्तान इसके बारे में पढ़ेंगे। तोमर 12वीं सदी के मध्य में तोमर को अजमेर के चौहानों, जिन्हें चाहमान के नाम से जाना जाता था, जो अजमेर के चौहान लोग थे उनको चाहमान के नाम से भी जाना जाता था। तोमर को अजमेर के चौहानों ने क्या कर दिया? परास्त किया। 12वीं सदी में तोमर को चौहानों ने परास्त किया। तोमरों को चौहानों के राज्यकाल में ही तोमरों जो थे और जो चौहान लोग थे उनके राज्यकाल में ही दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। जो दिल्ली था वो तोमर लोगों जो थे उनके और चौहान लोगों के शासनकाल में ही वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। यहाँ पर देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी ढाले जाते थे, जो काफ़ी प्रचलन में थे। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। जो दिल्ली सल्तनत थी उसकी स्थापना 13वीं सदी में हुई। एक क्वेश्चन आपका यहाँ बन सकता है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस सदी में हुई? तो आपका आंसर होगा 13वीं सदी में हुई। और इसके साथ ही दिल्ली एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप के बहुत बड़े क्षेत्र में फैला था। अब आइए यहाँ पे कुछ वंशज को पढ़ते हैं। राजपूत वंश, ये जो है राजपूत वंश है। तोमर आरंभिक 12वीं शताब्दी 1165। अनंगपाल 1130 से 1145 तक इनका शासनकाल चला। चौहान 1165 से 1192 तक। पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192 तक। उसके बाद है प्रारंभिक तुर्की शासक 1206 से 1290 तक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210। शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1236 से 1240। रजिया सुल्तान 1236 से 1240। इनका भी शासनकाल जो है 1236 से 1240 तक चला। गयासुद्दीन बलबन 1266 से 1287। अब यहाँ पढ़ते हैं खिलजी वंश को। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक चला। इसका शासनकाल, खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 तक चला। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 तक। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक। उसके बाद आता है तुगलक वंश, जो 1320 से लेकर 1414 तक चला। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324 तक। मोहम्मद तुगलक 1324 से 1351 तक। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 तक। उसके बाद आता है सैयद वंश, 1414 से लेकर 1451 तक चला। उसके बाद है खिज्जत खान। खिज्जत खान 1414 से लेकर 1421 तक। फिर है लोदी वंश, 1451 से लेकर 1526 तक। बहलुल लोदी 1451 से लेकर 1489 तक चला। यहाँ हम पढ़ते हैं सुल्तान इल्तुतमिश के बारे में। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। अब यहाँ आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान जो थी वो सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। वह सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार जो इतिहास लिखते थे उनका नाम था मिन्हाज ए शिराज ने स्वीकार किया है कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी। वो जो रजिया सुल्तान थी वो अपने भाई लोगों से अधिक सक्षम थी राजगद्दी पर बैठने के लिए, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। वह योग्य थी, उसके बावजूद भी उसे एक योग्य शासक नहीं माना जाता था क्योंकि वो रानी थी। मतलब एक रानी के रूप में एक शासक को वो लोग स्वीकार नहीं करना चाह रहे थे। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे।
वो स्वतंत्र रूप से शासन करना चाह रही थी, तो उससे दरबारीगण भी जो थे वो प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसे सिंहासन से हटा दिया गया और इसी वजह से रजिया सुल्तान में हर एक गुण होने के बावजूद भी उसे सिंहासन से क्या किया गया, हटा दिया गया। रजिया ने अपने अभिलेखों और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी है। उसने क्या किया, एक अभिलेख पे छपवाया कि वह एक सुल्तान की बेटी है जिसका नाम है इल्तुतमिश, वह उसकी बेटी है। अब यहाँ जो मिन्हाज सिराज है ना, वो भी ये चीज़ मानता है कि एक लड़की शासन नहीं कर सकती, यानी रानी को शासन नहीं करना चाहिए, राजा ही शासन करे। उसके बाद हम पढ़ते हैं भीतरी प्रदेश। भीतरी प्रदेश किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करे, उसको भीतरी प्रदेश बोला जाता था। जो शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तु और सेवाओं की पूर्ति करे, वो भीतरी प्रदेश होता था। यहाँ गैरिसन है को पढ़ते हैं। गैरिसन शहर किलेबंद बसाव जहाँ सैनिक रहते हैं। गैरिसन उसको कहा जाता है जो किलेबंद बसाव का होता है, बसाव होता है और वहाँ सैनिक लोग रहते हैं। दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। जो गैरिसन संघ का नियंत्रण था वो काफ़ी कठिन था। बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनसे संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। उनके संपर्क के जो नाजुक क्षेत्र थे वो क्या हो जाते थे, छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासन और अफ़गानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से बराबर चुनौती मिलती रहती थी। जो शासन करते थे उनसे और अफ़गानिस्तान से आने वाले जो हमलावर होते थे उनसे ये गैरिसन में जो सैनिक थे उनको ये चुनौती मिलती रहती थी। इसका विस्तार हुआ गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। इसका विस्तार जो था ये राजाओं के काल में हुआ। तीनों राजा थे कौन, गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। उसके बाद है पांडुलिपि। पांडुलिपि को साधारणतः 4 चरणों में तैयार किया जाता था। जो पांडुलिपि लिखी जाती थी उसको 4 चरणों में तैयार किया जाता था। सर्वप्रथम कागज़ को तैयार करना, पहला काम था कागज़ को तैयार करना, दूसरा काम था उसके बाद लेखन कार्य करना और तीसरा था फिर महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाकर उसका प्रयोग। और अंतिम चरण में जल तैयार करना। चौथा जो था वो अंतिम चरण था कि जो पांडुलिपि है उसको जल्दी तैयार कर देना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इतिहास। इतिहास को तारीख एक वचन, तवारीख हो जाता है बहुवचन। जो इतिहास है उसमें तारीख को एक वचन बोला जाता है, तवारीख बहुवचन है। जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। जो प्रशासन की भाषा थी फारसी, उसमें इसको लिखे गए थे। तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे। जो सुशिक्षित व्यक्ति थे वही इसको लिखते थे। किसको, तवारीख को। जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। यानी जो शासक लोग होते थे उनको प्रशासन संबंधित ये सलाह भी देते थे कि किस तरह से शासन व्यवस्था को सही ढंग से चलाया जाए। अब हम पढ़ेंगे फ़क़ मुदव्विर के बारे में। 13वीं सदी के इतिहासकार फ़क़ मुदव्विर ने लिखा था, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। जाहिर सी बात है, किसी भी राजा का जो राज्य है वो सैनिक के बिना नहीं चल सकता। यानी सुव्यवस्थित ढंग से सैनिक के बिना राज्य नहीं चल सकता। सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। सही बात है, सैनिक जो थे वो वेतन के बिना तो जी नहीं सकते थे। किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से। अब यहाँ है कि सैनिक को वेतन कैसे दिया जाए।
सैनिक को तो वेतन चाहिए, तो वेतन कैसे दिया जाए? तो जो किसान लोग होते थे उन्हीं से जो राजस्व इकट्ठा होता था उसी को लेकर इन सैनिकों का वेतन दिया जाता था। करें मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो। जब वो खुशहाल होंगे, प्रसन्न होंगे, तो ही तो खेतीबाड़ी या अपना कोई भी कार्य सही ढंग से कर पाएंगे। जब सही ढंग से करेंगे तभी वो अपना कर दे पाएंगे। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे, और ऐसा उस राजा के राज्य में अच्छे से हो पाता है जो राजा ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा देता है, यानी अपनी प्रजा के ओर विशेष ध्यान देता है, उनकी खुशी का, उनके दुख का वो खासकर ध्यान रखता है, जिससे कि उसे राजस्व और जो कर है वो अच्छे ढंग से भी मिल पाती है, जिससे वो अपने सैनिकों को वेतन दे सके और अपने राज्य की अच्छे से देखरेख भी कर सके। उसके बाद है रुद्रम्मा देवी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राज्य था। उस वंश की रानी रुद्रम्मा देवी 1262 से 1289 के व्यवहार से रजिया को व्यवहार जो था वो विपरीत था। जो रुद्रम्मा देवी थी उनके व्यवहार से रजिया का जो व्यवहार था वो पूरा विपरीत था, यानी रजिया के व्यवहार से रुद्रम्मा देवी का जो व्यवहार था वो विपरीत था। रुद्रम्मा देवी ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। जो रुद्रम्मा देवी थी उसने क्या किया कि अपना नाम ऐसे छपवाया जैसे कि पुरुष की तरह दिखे। उसने अपने नाम को छुपा लिया और पुरुष होने का भ्रम पैदा कर दिया, यानी जनता में वो अपने आप को क्या दिखाती थी कि मैं पुरुष हूँ, और इसीलिए उसने अपने नाम को भी क्या कर दिया था, छुपा दिया था। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्दा, जो 980 से 1003 तक, उसका नाम दीदी जो कि बड़ी बहन से निकला था, वो भी इसी तरह से थी। लेकिन जो रजिया सुल्तान थी वो ऐसा नहीं थी, उसने अपना नाम इस तरह से नहीं छुपाया था। वो रजिया सुल्तान थी और किसकी बेटी थी ये बात भी उसने दर्शाया था, लेकिन रुद्रम्मा देवी जो थी वो इस बात को छुपाई थी। इसलिए दोनों के व्यवहार में क्या है, डिफरेंसेस है, यानी दोनों अलग व्यवहार की थी, एक दूसरे से पूरा विपरीत थे। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुई। दक्षिण भारत को लक्ष्य बनाया गया और तब सैनिक अभियान शुरू हुआ। ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर थी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले आया। जो राज्य था वो उसको क्या किया, जो राजस्व वसूला जाता था उसको भी वो अपने नियंत्रण में ले लिया। कर 3 प्रकार के थे, कर जो थे वो 3 प्रकार थे। 3 प्रकार के थे, कौन सा, तो कृषि कर जिसे खराज कहा जाता था। जो कृषि कर था उसे क्या कहा जाता था, खराज। याद रखिएगा, कृषि कर को खराज बोला जाता था। और जो किसान की उपज का लगभग 50% हिस्सा होता था। किसान की उपज का कितना प्रतिशत हिस्सा होता था, तो 50% हिस्सा होता था। दूसरा था मवेशी, दूसरा मवेशी पर कर था। और तीसरा था घरों पर कर, और तीसरा क्या था, तो घर पर कर था। ये 3 प्रकार का कर था। मोहम्मद तुगलक। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमज़ोर थी। जो दिल्ली सल्तनत की जो सेना का शुरुआत था वो क्या था, कमज़ोर था। मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। कह रहा है कि मोहम्मद तुगलक का जब राज्यकाल आया तो उसके अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त किया। इसने जो शत्रु वर्ग की सेना थी उसको क्या किया, तो परास्त किया और शहरों पर अपना कब्जा किया। और शहर पे क्या कर लिया,
अपना कब्जा कर लिया। उस समय क्या होता था, एक दूसरे राजा से लड़ाई होती थी और जो राजा जीतता था वो उसके क्षेत्र को भी अपने राज्य में मिला लेता था, यानी उस पर भी अपना राज्य स्थापित करता था और उसको भी अपने राज्य की तरह ही देखरेख करता था। मोहम्मद तुगलक ने अजीज खुमार नामक कलाल यानी जो शराब बनाने और बेचने वाला था, फिरोज हजाम नामक नाई मनका, तब्बाक नामक बावर्ची, फिरोज हजाम नामक नाई, मनका तब्बाक नामक बावर्ची और लड्डा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया। जो मोहम्मद तुगलक था उसने क्या किया, जो शराब बेचने वाला था उसको, और फिरोज हजाम जो नाई था उसको, और तब्बाक नामक बावर्ची जो था, उन सबको उसने क्या किया, ऊंचे प्रशासनिक पद पर बैठाया। कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारे, यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए। ये जो जामा मस्जिद था वो दिल्ली के सुल्तान द्वारा बनाए गए थे। सबसे पहले शहर में स्थित है, वो जो है सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में इस शहर को देहली ए कुहना यानी पुराना शहर कहा जाता है। इस मस्जिद को इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया। ये जो मस्जिद था उसको इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने काफ़ी विस्तार किया। मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई, और जो मीनार थी वो 3 शासकों के द्वारा बनाई गई। तो कौन कौन, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक, इनके द्वारा मीनार बनाई गई। उसके बाद है बेगमपुर मस्जिद, बेगमपुरी मस्जिद यह मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहांपनाह विश्व की शरणस्थली की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। करें कि जो बेगमपुरी मस्जिद थी वो मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहांपनाह विश्व की शरणस्थली की मुख्य मस्जिद के तौर पर उसको बनाई गई थी, उसको मुख्य मस्जिद के तौर पर बनवाया गया था। मस्जिद यह अरबी शब्द है। जो मस्जिद जिसको बोलते हैं वो कौन सा शब्द है, तो अरबी शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है ऐसा स्थान जहां मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा करते हैं। मस्जिद ऐसा स्थान होता है जहां मुस्लिम लोग जाकर अल्लाह को सजदा करते हैं, यानी प्रणाम करते हैं। आप हिंदू लोगों के मायने में उसको पूजा बोला जाता है। जिस तरह से हिंदू लोग अपना पूजा पाठ करते हैं उसी तरह से ये लोग अल्लाह का आराधना करते हैं। ये लोग अल्लाह के पास जाके और उनका आराधना करते हैं। नमाज के दौरान अब मुस्लिम सब क्या करते हैं, तो नमाज के दौरान जो मुसलमान होते हैं वो मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। वो मक्का की तरफ अपना फेस करके खड़े हो जाते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। जो भारत है हमारा उसमें मक्का पश्चिम की तरफ पड़ता है। मक्का की ओर दिशा को किबला कहा जाता है। जो मक्का की ओर का दिशा होता है उसको क्या कहा जाता है, तो किबला कहा जाता है। पॉइंटेड क्वेश्चन है कि मक्का की ओर की दिशा को क्या कहा जाता है, तो किबला कहा जाता है। यह ध्यान रखने योग्य है, यह बात जो है वो ध्यान रखने योग्य बात है कि जो मक्का है उसको किबला कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप कि मक्का जो है उसको किबला कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है मोठ की मस्जिद सिकंदर लोदी के शासन काल में यह उसके मंत्री द्वारा बनाई गई है। जो मोठ की मंदिर है वो सिकंदर लोदी के शासन काल में उसके मंत्री के द्वारा बनाई गई है। उसके बाद है जमाल कमाली की मस्जिद 1520 के दशक के आखिरी दिनों में निर्मित। ये जो जमाल कमाल की मस्जिद है वो 1520 के दशक में के आखिरी दिन में निर्मित हुई है। अब पढ़ते हैं हम इल्तुतमिश के बारे में। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश, सामंतों
और जमींदारों के स्थानों पर विशेषकर गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। वो क्या करते थे? गुलामों को, जो गुलाम होते थे उनको सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फ़ारसी में वंदरगा कहा जाता है। जो ये गुलाम होते थे इसको फ़ारसी में वंदगा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? तो वंदरगा कहा जाता है, वंदगा। याद रखिएगा, इसको फ़ारसी में गुलामों को वंदगा कहा जाता है तथा इन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता है। जो सैनिक होते हैं उसी के लिए इसको खरीदा जाता है। खलजी और तुगलक शासक वंदगा का इस्तेमाल करते रहे। जो खलजी थे और सुल्तान थे और तुगलक शासक जो थे, खलजी और तुगलक शासक जो थे वो वंदगा का इस्तेमाल करते रहे, यानी गुलामों को खरीदते रहे और साथ ही अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। आश्रित यानी किसी और पे जो आशा करता हो, मतलब किसी और पे आश्रित हो, वो उसका खुद का कुछ नहीं है, वो दूसरे पे आश्रित है। कोई इंसान यदि दूसरे पर आश्रित है तो वो आश्रित है उस इंसान पर। तो ये क्या थे, ये लोग जो बंदरगाह थे, ये लोग क्या करते थे? ये लोग जो सैनिक थे उन पर आश्रित थे, यानी राजा लोग इनको खरीदते थे और ये लोग सैनिक की सेवा करते थे, यानी राजा और सैनिक पर ये लोग आश्रित थे। उसके बाद है जियाउद्दीन वर्णी। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन वर्णी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरणों के रूप में किया है। जो जियाउद्दीन वर्णी है उसको मध्य के जो इतिहासकार हैं जियाउद्दीन वर्णी ने इस नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरण के रूप में किया गया है। उसके बाद है इक्ता। तुगलक शासकों ने भी सेनानायकों को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। इन इलाकों को इक्ता कहा जाता था। जो ये इलाका था उसको क्या कहा जाता था? तो इक्ता कहा जाता था। इन्हें संभालने वाले अधिकारी को इक्तदार कहा जाता था। जो संभालते थे उन अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो इक्तदार कहा जाता था या मुक्ति भी कहा जाता था, या इनको क्या कहा जाता था? तो इनको मुक्ति भी कहा जाता था। मुक्ति का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में कानून और व्यवस्था बनाए रखना। जो मुक्ति लोग थे उनका क्या काम था? तो सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने कानून व्यवस्था को अच्छे ढंग से बनाए रखना। अपनी सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने इलाकों से राजस्व की वसूली किया करते थे। करे जो सैनिक की सेवाओं के बदले में वो लोग क्या करते थे? तो वो लोग इलाकों के राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को भी क्या करते थे? तो तनख्वाह देते थे। उसके बाद है इब्न बतूता। अफ्रीका देश मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता। अब देखिए यहाँ है कि इब्न बतूता अफ्रीका देश जो है वो मोरक्को से 14वीं सदी में भारत आए। ये 14वीं सदी में भारत में आए थे। इब्न बतूता ने बताया था कि भारत में बांस पोला नहीं होते। जो इब्न बतूता थे उन्होंने बताया था कि भारत में बांस पोला नहीं होते, यह बहुत बड़ा होता है, इस पर आग का असर नहीं होता है। ये बहुत बड़ा होता है जिस पर आग का असर नहीं होता है। सरदार इन जंगलों में रहते थे, इनके लिए ये किले का काम करते थे। उनके लिए वो किसका काम करता था? तो किला का काम करता था। चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में उत्तर पूर्वी ईरान में आधुनिक उज़्बेकिस्तान पर हमला किया।
जो आधुनिक उज़्बेकिस्तान था उस पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। उसके बाद आता है मंगोलों। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए थे। दिल्ली पर किसका धावा बढ़ा था? तो मंगोलों का धावा बढ़ गया था। लोदी वंश। तुगलक वंश के बाद 1526 तक दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोदी वंशों का राज्य रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्रता शासक उठ खड़े हुए थे। जो स्वतंत्र शासक थे उस समय क्या हुए तो उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियाँ समृद्ध थी, जो उनकी राजधानी थी वो समृद्ध थी और राज्य फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूतों जैसे नए शासक समूह भी उभरे। शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी 1540 से 1545 ने बिहार के एक छोटे से इलाके के प्रबंधक के रूप में काम किया। जो शेरशाह सूरी थे वो एक छोटे से इलाके में काम किए। आगे चलकर उसने हुमायूं जो 1530 से 1540 और 1555 से 1556 तक को चुनौती दी और परास्त किया। ये छोटे से प्रबंधक के रूप में काम किए, लेकिन इनका काम इतना बढ़ गया और ये इतना प्रभावशाली हो गए कि वो हुमायूं को भी क्या किए? परास्त कर दिए। यानी हुमायूं पर भी उसने धावा बोल दिया। किसने? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राजवंश स्थापित किया। अब सोचिए, छोटा सा प्रबंधक के रूप में वो काम करता था और उसका काम इतना अधिक बढ़ गया, यानी वो इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने हुमायूं पर धावा बोल दिया और फिर दिल्ली के राज्य पर अपना राजवंश स्थापित किया। फिर आते हैं अकबर। महान सम्राट अकबर 1556 से 1605 ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया था। यानी शेरशाह जिस तरह से अपना शासनकाल चलाता था उसी व्यवस्था को अकबर ने भी अपनाया था। हो जाता है तीन श्रेणी। तीन श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया। तीन श्रेणियाँ ईश्वरीय शांति, नाइट और धर्मयुद्ध, ये तीन श्रेणियाँ थीं। योद्धाओं को नाइट कहा जाता था। जो योद्धा लोग थे उनको नाइट बोला जाता था। फारसी। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल की प्रशासन की भाषा फारसी थी। उसके बाद है तुगलक। तुगलक के काल में सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ। मोरक्को से इब्न बतूता भारत आया था। तो आज इस वीडियो में बस इतना है। फिर मिलते हैं आपके लिए एक नए वीडियो लेकर। तब तक के लिए देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पर। धन्यवाद। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।